नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस नेता अंचल के जाति समीकरणों को केंद्र में रखकर रणनीति बना रहे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग के 20% वोटों पर दोनों दलों की नजरें टिकी हुई हैं और करीब 4 सीटों पर यह वर्ग निर्णायक भूमिका में है और इसी का नतीजा है कि डबरा करेरा में बसपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। जाति समीकरणों के कारण ही बसपा ने उपचुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कुल मिलाकर इस बार भी बसपा की रणनीति सरकार बनने के गणित में खेल बनाने और बिगाड़ने की रहेगी। मध्य प्रदेश में बीएसपी ने साफ कर दिया है कि वो उपचुनाव में कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी को वॉक ओवर नहीं देगी। लिहाजा बीएसपी ने अपने सियासी गोटियां फिट करना शुरू कर दी है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। इसके अलावा कई सीटों पर बीएसपी का वोट कन्वर्ट हुआ था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार भी उसे फायदा मिलेगा। परिस्थितियों से हमारी पार्टी पहले भी गुजरी है। पहली बार तो हमारे खिलाफ बीएसपी लड़ नहीं रही, 18 में भी लड़ी थी और 18 में भी हम जीत कर आए थे। उनको जो है जनता ने पहले भी उनकी वोट काट के कांग्रेस को ट्रांसफर की है वोट। आज भी मतदाता वही करेगा और हमें आशीर्वाद देगा। बीएसपी ने 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस को बाहर से समर्थन देकर राज्य में कमलनाथ सरकार बनवाने में मदद की थी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर हुए उपचुनाव में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करने का फैसला किया था। लेकिन अब बदले सियासी घटनाक्रम के बीच बीएसपी ने सभी 28 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी कर ली है। उधर बीजेपी का कहना है कि उससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा, बीजेपी को नहीं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और बसपा जो है आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं। जिस तरीके से चोली दामन का साथ है बहुत जल्दी जनता के सामने खुलकर आएगा। हमारा पूरा विश्वास है कि जनता हर बार भ्रमित नहीं होगी। पिछली बार निश्चित रूप से कुछ वोट परसेंटेज पाने में वो सफल हुए, लेकिन इस बार वो कहीं पर भी खड़े नहीं होंगे। वैसे ग्वालियर चंबल इलाके में बीएसपी का खासा दबदबा है और कई चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो चुकी है। ऐसे में अब होने वाले उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीएसपी का बड़ा रोल होगा। बहरहाल 2018 के विधानसभा चुनाव में सवर्ण आंदोलन और एसटी-एससी आंदोलन भी जमकर चला था, जिसको राजनीतिक पार्टियों ने जमकर भुनाया भी था। लेकिन इसका सीधा फायदा ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को मिला था। लेकिन उपचुनाव की जंग में बीएसपी के कूदने से कांग्रेस को नुकसान होगा या बीजेपी को संजीवनी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो बीएसपी ने अपनी 10 सीटों पर टिकट का ऐलान कर दिया है। वो कह रही है कि वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सवाल ये कि तीसरे नंबर पर वोट काटने में अव्वल रहने वाली बीएसपी क्या अब की बार खेल बनाएगी और बिगाड़ेगी, तो किसके लिए? क्या अब की बार बीएसपी के तमाम उम्मीदवार बीजेपी या कांग्रेस या फिर खुद ये महसूस कर रहे हैं कि वो अब एक निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि सवाल अब उन 16 सीटों पर है जहां ये उपचुनाव बहुत मजबूती से लड़ा जा रहा है। हालांकि ये 28 सीटों पर है, लेकिन उन 16 सीटों की हम बात कर रहे हैं जिन 16 सीटों पर बीएसपी का वर्चस्व है। उन वर्चस्व वाली सीटों पर क्या खेल रहेगा, जानने की कोशिश करते हैं। कुणाल चौधरी विधायक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। साथ ही साथ गोविंद मालू जी बीजेपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और राम प्रकाश राजौरिया साहब बीएसपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं कुणाल चौधरी जी आपके पास आना चाहूँगा। कुणाल चौधरी जी, जिस तरह से ये कहा जाता है कि बीएसपी जो है कई बार वो कांग्रेस के वोट काटती है, लेकिन कांग्रेस से मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो बीजेपी के वोट काटेगी। अब उन सीटों पर जहां कई बार उसने बीजेपी और कांग्रेस की जीत को हमेशा असमंजस में डाल दिया, और अब की बार का चुनाव आपके लिए असमंजस का ही होगा, क्योंकि आपको हर सीट पर काबू करना है।
देखिए, मुझे लगता है कोई भी पार्टी असमंजस में डालने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। हर पार्टी अपने चुनाव को जीतने के लिए लड़ती है और कांग्रेस पार्टी मूल रूप से अपने पूरे चुनाव जीतेगी। हमारा कैंपेन, हमारा कंसंट्रेशन हमारे उन 28 चुनाव पे जो मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश के साथ धोखा करके लोग गए और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता उन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को सबक सिखाना चाहती है, जिन्होंने जनादेश को बेचने का काम किया, जिन्होंने जनता के जो बेहतर काम हो रहे थे उसे खत्म करने का काम किया। तो स्पष्ट है, कोई भी चुनाव लड़े, सब अपने अपने दलों को अधिकार है चुनाव लड़ने का और बसपा हमेशा लड़ती आई, उसको भी अधिकार है। कहीं किसी के लड़ने नहीं लड़ने से नाराजगी और वो नहीं। हम हमारी तैयारी पूर्ण है और हमें पूर्ण विश्वास है 28 सीटों पे बम्पर वोटों के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त होगी। जी, लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा कुणाल चौधरी साहब, क्योंकि बीएसपी को दिख रहा है कि हालात बदले हुए हैं। ग्वालियर चंबल की वो 16 सीटें जहां बीएसपी का अपना दबदबा है और वो बीजेपी के दिग्गजों को और कांग्रेस के दिग्गजों को पछाड़ भी चुकी है। ऐसे में आपने जो मंथन किया था, आपने जो लोग चुने हैं, क्या बाकायदा आपको लग रहे हैं कि वो इन पर भारी पड़ेंगे? देखिए, स्पष्ट है, हमने सबसे अच्छे लोगों को चुने हो जो जनता के बीच में से आए, सर्वे करके पूरे कैंडिडेट चुने गए, जो जनता के सर्वे में से चुने हुए लोगों को जिनको वो टिकट दी गई है। स्पष्ट है, सारे लोग भारी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तैयारी पहले दिन से थी कि हमें सिंगल लड़ना है, लेकिन एक सवाल तैयारी के माध्यम से हम पहले दिन से हमारी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग चुनाव के बाद आपने सरकार बनाई, तब जब एक उपचुनाव हुआ तो वहां बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, बीएसपी ने आपके साथ टाई अप किया। अब की बार ऐसा क्या हो गया कि टाई अप फेल हो गया? देखिए, ये बसपा का अपना इंटरनल मैटर है। हर पार्टी की अपनी अपनी लीडरशिप होती है, हर अपने रणनीति होती है, वो उसका बसपा का अपना रणनीति हो सकती है। किस रणनीति के तहत उन्होंने उतारा, मैं उनकी रणनीति का क्या खुलासा, मुझे नहीं मालूम कि उनकी रणनीति क्या है, क्यों उन्हें पहले नहीं लड़ाया, आप क्यों लड़ाया, ये वो भारत बसपा। चलिए जरा उनकी रणनीति क्या हो सकती है? आपने कहा कि आप उस बारे पर ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन रजौरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए। रजौरिया साहब, क्या रणनीति है? अब की बार जिस कांग्रेस का दामन थामकर आप हमेशा चलते थे, अब की बार उसका दामन छोड़ दिया। 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं, 10 पर उतार चुके हैं। हम कह रहे हैं हमने कभी कांग्रेस का या बीजेपी का दामन नहीं थामा। हम हमारी नेता माननीय बहन जी का दामन थाम के चलते हैं और जो निर्णय वो लेती हैं उस पर हम कायम रहते हैं। कभी भी हमने किसी पार्टी को, मतलब आपके यहाँ भी कांग्रेस जैसी स्थिति है क्या सर? कैसे? हमारे यहाँ हम जीत के लिए जो ऊपर से फाइनल हुआ वही होगा जी। जो हमारे नेता निर्धारित करेंगे, जिनको टिकट देती है उनको टिकट मिलता है। निर्णय किया ना सर, एक ही नेता है तो वही निर्णय लेंगे। जी जी जी, बहन जी, माननीय बहन जी निर्णय लेगी और हम इस सीटों पर जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, भाजपा के बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे, जहां तक मुरैना चंबल का बात कहूंगा, ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं। पिछले चुनाव में तो आपने वोटों का ध्रुवीकरण तरीके से किया, आपको पता था सवर्ण आंदोलन था, वहां आपने अपनी मजबूती दिखाई। आपने 2 उम्मीदवारों को तो जिताकर आप लाए और बाकी के लिए आपने 13 सीटों पर तगड़ी फाइट दे दी। इसमें नुकसान तो दोनों का ही हुआ। तो अब की बार आपको क्या लग रहा है? आपने 28 सीटों पर उतारकर ये फाइट किसके लिए? देखिए, इन 28 चुनाव से आपको क्या लगता है कि आप जीतकर कोई सरकार बना लेंगे? देखिए रजौरिया साहब, सीधा सुनिए ना, ये 28 सीटें जीतकर, मान लीजिए आपके 28 सीटों पर है, कितनी सीटें जीत लेंगे और क्या सरकार बनाने की भूमिका में आ जाएंगे? सुनने के लिए बुलाया कि मुझे बोलने दीजिए। ऐसा है कि हमारी 28 सीटों पर कम से कम हम 10-12 सीट चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बिना बसपा के सहयोग के नहीं बनेगी। और अगर 10-12 सीट बनते हैं, जीतते हैं, तो हो सकता है कि बसपा का सहयोग किसको रहेगा? मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के साथ आपकी विचारधारा नहीं मिलती? जी, विचारधारा तो हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, उसके आधार पर काम करते हैं और जो माननीय बहन जी निर्देश देंगी उसके हिसाब से। मालू साहब हमारे साथ जुड़े। मालू साहब, एक तरफ आपकी पार्टी ताल ठोक ठोक कर कह रही है, लगातार बड़े नेता संपर्क कर रहे हैं, उमा भारती भी मैदान में उतर गई है, ये कहा जा रहा है, अब ये तो रजौरिया साहब कह रहे हैं, बोले उनके बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती, उनका साथ चाहिए। 12 से 13 सीटें बता रहे हैं वो। कांग्रेस कह रही है 28 सीट, आप कह रहे हैं 28 सीट, तो फिर ये कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है ये तो मैं भी भूल गया हूं।
भारतीय जनता पार्टी को तो अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने काम पर और जनता के स्नेह पर भरोसा है। सर थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही सब आपकी। दल अपना दावा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और अपने बलबूते पर नहीं। हेलो, आवाज आ सर रही है आपकी आपको? कम आ रही, तेज, थोड़ा सा आवाज तेज हेलो? रखिए। जो हमेशा आवाज आ आपकी रही है? ओजपूर्ण आवाज आती है सर, आज हेलो? नहीं है वो। देखिए हमें तो हम पर अब आज आवाज आ रही है अब आपको? जी बिल्कुल, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार है सर, आवाज आ आगे रही है चलिए। आपको? हेलो, देखिए हमें तो हम पर भी भरोसा है, हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, जनता के स्नेह पर भरोसा है। बाकी दल की रणनीति वो जाने, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे अपनी राजनीति को नए आयाम की तरफ, नए स्पेक्ट्रम की तरफ ले जा रहे हैं, अलग अलग वो सतरंगी आशा के साथ। वो आशा में जीना चाहिए, उनको जी रहे हैं कि वो सोचते हैं हमारे भरोसे सरकार नहीं बनेगी, वो सोचते हैं हम तो बन जाएगी, हम तो बाकी की जमानतें जब्त हो जाएगी। तो जनता तय करेगी कि क्या होगा। लेकिन आज स्लेट पर लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे और बड़े बहुमत से बनने वाली है। नहीं, आपके नेता कह रहे हैं कि बनी हुई है, बीएसपी के 28 और सीटों ये पर चुनाव आगे लड़ने भी से विस्तारित होगी। बीएसपी और को अगले नुकसान है, जो कांग्रेस को नुकसान है। कालखंड बचा है। देखिए 28 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें फायदा है। अब कोई आए, कितने सारे दल चुनाव लड़ते हैं, एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, कोई दो व्यक्ति। चलिए, मुझे लगता है सर आज आपका होमवर्क पूरा तगड़ा नहीं है, माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप मैं आंकड़ों की बात करूंगा, मैं सीटों की बात करूंगा। मैं चलता हूँ कुणाल चौधरी साहब के पास। कुणाल भाई मैं आपके पास फिर आऊँगा, गोविंद मालू साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा। थोड़ी आवाज़ की भी कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात ये कि जो 16 सीटों पर मैं बात कर रहा हूँ उस पर बात होगी, उन पर जो समीकरण काम करते हैं उन पर बात होगी, जातिगत मुद्दों पर बात होगी, और वहाँ जो जातिगत मुद्दा पिछली बार काम किया उस पर बात होगी। और जो आपके नेता हार चुके हैं मुरैना से, आपको पता है 20,000 की वोटों का अंतर था रुस्तम सिंह का, इसलिए वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसको तो आपका असर पड़ना ही चाहिए। सर कुणाल चौधरी जी, मैं ये बात कर रहा हूँ गोहद की, मेहगांव की, डबरा की, भांडेर की, मुरैना की, सुमावली की, दिमनी, अंबा, जोरा, करेरा, अशोकनगर और मुंगावली, इन सीटों पर आपका भी फोकस होगा। आपके नेता भी लगातार चल रहे हैं, गोविंद सिंह जी भी वहाँ लगातार बने हुए हैं। हर कोई कोशिश कर रहा है कि वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ मजबूती से लड़ने पर आपको पिछली बार इतनी सीटें मिली थी। बिल्कुल स्पष्ट है, पूरे इलाके में जहां 16 सीटों के ऊपर चुनाव है वहां पे कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ रही है। पहले दिन से हमने अलग रणनीति के तहत, क्योंकि इस बार कोविड का चुनाव तो इसमें अलग रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, क्योंकि ये बड़ी बहुत बड़ी सभाओं का या इस तरह का, इसको अलग डिफरेंट वे में जो चुनाव लड़ने का काम करा तो वो हमने कर रहे हैं। और हमारी तैयारी 28 की 28 सीटों पे है। हम पहले ही कैंडिडेट हमारे घोषित कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आज तक असमंजस में कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रही है, इतने कंफ्यूजन में है। और स्पष्ट है, हमारी रणनीति स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है। और जो हमने 15 महीने में काम किया, वो 15 साल में इनके कुशासन को जो खत्म किया, जनता ने देखा है कि गाय के राजनीति ये करते थे, पर इन्होंने गाय के कत्ल खाने खोले, हमने गौशालाएं खोली। ये किसान पे कर्जा चढ़ाते थे, गोली मारते थे, हमने कर्जा माफ करा। बेटियों की शादी में नकली चांदी, नकली बर्तन दिए जाते थे, 50,000 रुपए दिए। माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, शुद्ध का युद्ध चलाया अलग तरीके से। अरे रुक जाओ बालू जी, रुक जाओ। ये विधानसभा में आपके मंत्री ने मान लिया हो गया, इधर उधर की बात विधानसभा क्या यूं ही होती है क्या? ये मैं माफी चाहता हूँ, गोविंद साहब ने नहीं कहा, मालू जी ने कुछ नहीं कहा, रजौरिया साहब कह रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, राजौरिया बोलता कौन है, सुनते किसकी? अरे जो तो कोई कर्ज माफी है कि जनता के बीच में रोजगार दिया, युवा अरे जनता के बीच में चुनाव, अरे भाई साहब ये तो आपके मंत्री ने मान लिया। मंत्री आपके मंत्री से पूछा, कमल पटेल जी की मंत्री का हुआ है। सभी जाति के लोग परेशान हैं। ये जो नकली कर्ज है आज तक माफ नहीं किए गए, 51,000 के बिजली के बिल माफ नहीं किए, क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे पैदा हो गए, जिनकी शादियां हुई थी, उनको पैसा ही नहीं मिला। बिजली के बिल 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी है। अरे साहब कोई माफ नहीं होगा। मालू जी एक मिनट में आप दोनों को रोक रहा हूँ, मालू साहब आपको भी रोक रहा हूँ, और चौधरी साहब आपको भी रोक रहा हूँ। कुणाल भाई जरा, रजौरिया साहब कुछ कह रहे हैं। रजौरिया साहब, आप ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, जरा बता दीजिए कर्जा माफ हो रहा था क्या, जरा बता दीजिए। आप किन मुद्दों के लिए, देखिए रजौरिया साहब मैंने आपसे कहना है, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? कर्जे माफ की तो असलियत अभी जनता बताएगी आपको जी।
जनता बताने वाली है। यहाँ देखिए मुरैना में जनता भी बताए कि आपको खरीदे हुए जनादेश 5 सीटों पर कम से कम 3 और 4 सीट बसपा जीत रही है। हमेशा यहाँ बसपा का वोट बैंक सबसे ज्यादा रहा है। आप केवल भ्रम फैलाते हो। तो जहाँ बसपा जीतने को होती है तो कांग्रेस का वोट भाजपा में ट्रांसफर हो जाता है, भाजपा का कांग्रेस में ट्रांसफर हो जाता है। सर आपने भी तो महेंद्र सिंह बौद्ध को ट्रांसफर कर लिया है। नहीं, वोट की कह रहा हूँ अपना। हाँ, वोट की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, लेकिन आपने नेता भी तो ट्रांसफर कर लिए। आप उन पर आरोप लगाते हैं इनके नेता इधर उधर हो जाते हैं, आपने भी तो ट्रांसफर करवाया नेता को। 13 के चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी यहाँ से, मुरैना से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब कि बसपा को मजबूत नेता की जरूरत थी, बरैया साहब कहाँ चले गए ये बता दीजिए, क्यों चले गए? जी, बसपा में एक नेता होती माननीय बहन जी, मजबूत है, हर तरह से मजबूत है, सक्षम है वो। आपको ध्यान होना चाहिए, बसपा में एक नेता होता है। सर बहुत मजबूत पार्टी है आपकी, मैं आप उसको मजबूत मानिए और मजबूती से आप चुनाव लड़ते हैं, इसलिए आपको डिबेट में बिठाया है। मैं आपसे सवाल यही तो पूछ रहा हूँ कि आप ये बता दीजिए कि बरैया साहब क्यों चले गए, बौद्ध साहब की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आपके मुद्दे क्या होंगे चुनाव के लिए? ये माननीय बरैया साहब से पूछिए वो क्यों चले गए, ठीक है ना साहब? उन्होंने तो कहा ना साहब, हमेशा कहते आए एक ही नेता की गुलामी नहीं सहन हो पाएगी। नहीं, जी, ये उनकी सोच हो सकती है, पर हमारे यहाँ तो गुलामी नहीं है, हमारे यहाँ तो नेता का नेतृत्व है। चलिए मैं एक रिएक्शन लूंगा गोविंद बालू साहब आपका, उसके बाद ब्रेक पर जा रहा हूँ। गोविंद बालू साहब, क्या लग रहा है इन 16 सीटों पर जहां बीएसपी भी पूरी मजबूती के साथ उतरी हुई है, कांग्रेस भी है, और आपके लिए और उन लोगों के लिए जो आपके साथ जुड़े हैं उनके लिए साख का सवाल है ये चुनाव? बालू साहब, इन 16 सीटों पर सीधा मुद्दा ये है, हाँ मैं आपसे बात करूं, इन 16 सीटों पर विकास का मुद्दा है, सुशासन का मुद्दा है और विश्वासघात का मुद्दा है, जो कांग्रेस ने जनता के साथ वचन देकर और उसको नहीं निभाए वो लोगों के बीच में है कि सरकार ने केवल वादे किए, केवल वचन दिए और सर निभाए नहीं। 15 महीने वो तो आपको कहते हैं ना विश्वासघात तो आपने करवाया, गद्दार का जो स्लोगन है वो लेकर आए। मुद्दा जनता के बीच में है। कुणाल चौधरी साहब, इन 16 सीटों पर मुद्दे वही होंगे, लेकिन साथ ही साथ इन 16 सीटों पर पर्टिकुलर कुछ और मुद्दे भी हैं जो आप बहुत गंभीरता से समझते हैं। जातिगत समीकरण है, अवैध उत्खनन है, रेत का मामला है, अवैध हथियार का मामला है, साथ ही साथ बढ़ता क्राइम यहाँ पर सबसे मजबूती से है। दूसरी बड़ी बात ये कि इन 16 सीटों पर आपकी भी साख है, क्योंकि आपके पार्टी के बागी अब बीजेपी के साथ हैं। देखिए, बागी नहीं कहेंगे, इन्हें गद्दार कहेंगे। और मालू जी पे मुझे बड़ा वो हो रहा था कि इनके जैसा नेता इस उम्र के अंदर आके इतना झूठ बोलना पड़ रहा उन बिकाऊ लाल मिलावट रामों के लिए, जबकि पैसा मिला तो उन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को मिला, मंत्री पद मिला तो उनको मिला, और टिकट मिला तो उनको मिला। मालू जी जैसे नेता यहाँ पे झूठी बोलते रह गए, उनके लिए लगातार इतना असत्य बोलने की जरूरत क्या है? जिन लोगों ने इस प्रदेश के लोकतंत्र का कत्ल किया, इस प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी करी, इस प्रदेश की जनता के जनादेश को बेचा, उन्हें जनता सबक सिखाने का काम करेगी। आप अपनी साख क्यों खत्म कर रहे हैं कि आपके जैसा कार्यकर्ता जिसने बीजेपी में दरी उठाने से लेकर यहां तक का सफर किया, जो लगातार संघर्ष कर रहा है, वो घर बैठा हुआ है और वो बिकाऊ लाल मिलावट राम, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, मंत्री पद भी मिल रहा है, विधायक की टिकट भी मिल रही। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति, जनता, क्योंकि विधायक बनता है कुणाल चौधरी तो घर के वोट नहीं है, जनता ने वोट दिया, जनता ने जनादेश दिया, कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करी है, किसी को बेचने का अधिकार नहीं है। और मध्य प्रदेश की जनता इनसे वो मांग रही है कि जब 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हो गई थी तो इनको तकलीफ क्या थी? किसान का कर्ज माफ हो रहा था तो तकलीफ क्या थी? गरीब का उत्थान हो रहा था तो तकलीफ क्या थी? जो माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा था उसके संरक्षण क्यों बनने गए? ये शुद्ध का युद्ध जिसके माध्यम से किसान के दूध के भाव जो 7 रुपए 20 पैसे फेट, मतलब लगभग, और आज 5 रुपए 40 पैसे हो गया, मतलब 12 रुपए लीटर का 1 रुपए पे किसान को नुकसान हुआ। पर भोपाल में वही भाव मिल रहा है, क्योंकि ये यूरिया का नकली युद्ध दूध आने लग गया, जिसके खिलाफ बड़ा अभियान माननीय कमलनाथ जी ने चलाया था। जनता ने इस 15 महीने में इस प्रदेश को एक अलग विकास की दर। एक आखिरी सवाल मैं राजौरिया साहब से पूछूंगा। राजौरिया साहब, बीएसपी जिस मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जिन 28 सीटों पर आप उम्मीदवार उतार रहे हैं, आपके विधायकों को हमने देखा है, 2 विधायक हैं, वो पहले भी इधर उधर कर चुके हैं, जिधर की हवा उधर के हम ये कर चुके हैं।
चाहे रामबाई को ले लें या किसी और विधायक को ले लें, मैं उनकी बात नहीं कर ये उनका व्यक्तिगत प्रश्न है, आप उनसे पूछिए। और मैं आपको बताऊं, मुरैना में जो शुद्ध की और वो उसकी खनन की माफिया की बात करते हैं, मुरैना में चाहे कांग्रेस सरकार रही चाहे भाजपा, ये खनन माफियाओं के विरुद्ध तो सरेंडर कर देते हैं। इनके पास सिवाय उनके यहाँ घुटने टेकने के इनके पास कोई चारा नहीं है। आप देखिए एसपी का 1 घंटे में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर खनन माफियाओं ने एक नरेंद्र सिंह हुआ करते थे, उनकी हत्या की थी। यहाँ पर क्या है, अघोषित नक्सलवाद कर रखा है इन लोगों ने। चलिए, सवाल यही अब भी बना हुआ है कि आखिर इन सीटों पर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ वाकई इस क्षेत्र की जनता के मुद्दे होंगे, यहाँ की परेशानियां होंगी, यहाँ के असल मुद्दे होंगे, या फिर वो प्रादेशिक मुद्दों में खोकर रह जाएगा। क्योंकि सवाल ये भी है कि यहाँ बागियों को भी चुनाव लड़ना है, और जिन लोगों को फिलहाल अभी नवागंतुक कह दूंगा मैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उन्हें भी चुनाव लड़ना है, और बीएसपी भी 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। पलड़ा किसका भारी रहेगा, नजर हमारी भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नमस्कार।